वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी जानिब से K21 न्यूज़ की जानिब से सुबह बखैर ज़िंदगी। और आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से। आपको पता है कि मुस्कुराना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी इमोशन को अगर छुपाना हो तो आप बस मुस्कुरा दें। तमाम तर आपके जो हैवी इमोशंस हैं जो आप लोगों के सामने नहीं दिखा सकते, वो आप मुस्कुरा कर छुपा सकते हैं। लेकिन मुस्कुराहट भी तभी अच्छी लगती है जब आपके दांत खूबसूरत हों, प्यारे हों, सफ़ेद चमचमाते हों, ताकि लोगों के ऊपर जब इम्प्रेशन जाए तो वो अच्छा इम्प्रेशन जाए। इसी हवाले से आज हमारे साथ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ैद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सीनियर डेंटल कंसल्टेंट हैं, उनसे हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट्स होती क्या है, क्यों होती है, सेफ़ है कि नहीं है, और कब कब इसे करवाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? थैंक यू सो मच आप आए। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं डेंटल इम्प्लांट्स के हवाले से। लोगों को ऊपरी ऊपरी पता होता है कि भाई दांत हमारे बस चमकने चाहिए, बाकी दांतों के आगे पीछे जो सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो लोग भूल जाते हैं। तो ज़रा बताएं कि डेंटल इम्प्लांट है क्या? देखिए, जिस तरह वक्त के साथ साथ लोगों को पता चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और गूगल के थ्रू, अब हमें ज़्यादातर चीज़ों के बारे में लोग इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं हमारे पास। जैसे डेंटल इम्प्लांट इज न्यू टाइप ऑफ टूथ रिप्लेसमेंट स्ट्रक्चर। सही है। ये प्रोस्थेटिक का पार्ट है। पहले हमारी बॉडी के अंदर जैसे प्रोस्थेटिक पार्ट्स होते थे, इसी तरह ये भी एक बायो मटीरियल है जो बॉडी के अंदर नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा। ये बनता है टाइटेनियम से। टाइटेनियम एक वो मटेरियल है जिसे बायो इम्प्लांट्स कहलाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे आजकल जो चीज़ें हैं वो टाइटेनियम की बन के लग रही होती हैं। जैसे टाइटेनियम की, इसका जो मटेरियल होता है वो टाइटेनियम होता है। जैसे कभी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स टाइटेनियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब किसी एक्सीडेंट्स होते हैं तो रॉड्स जो डलती हैं वो टाइटेनियम की बनी थी। अच्छा। इसकी जो लेटेस्ट फॉर्म है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। तो डेंटल इम्प्लांट्स भी जो होते हैं वो एक रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोस्थेटिक्स हैं, जिसमें हम दांत को रिप्लेस करते हैं एक आर्टिफिशियल चीज़ से। जो आर्टिफिशियल मटेरियल होता है वो एक बायो मटेरियल जिसका नाम टाइटेनियम है। और ये जो इम्प्लांट्स हैं ये बिल्कुल एक न्यू एडवांसमेंट है, फ्यूचर है ये। और इस टाइम कराची में और बहुत सारे लोग इस टाइम डेंटल इम्प्लांट्स बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं और अपने दांतों की रिप्लेसमेंट जो है, अपने टूथ रिप्लेसमेंट जो है उसको इम्प्लांट के थ्रू रिप्लेस करवा रहे हैं। अच्छा, आजकल जैसे कि लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनके सोने के दांत, चांदी के दांत लगे हुए होते हैं। तो क्या इम्प्लांट्स में आप ये यूज़ करते हैं? क्या उसमें भी टाइटेनियम होता है जैसे कि आपने अभी बताया? नहीं, देखिए वो देखिए इम्प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं ना। एक वो पार्ट जो बोन के अंदर होता है और सेकंड पार्ट जो आपको नज़र आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक दांत है, जो आप दांत का क्राउन जिसे हम कहते हैं, दांत वो आपको स्माइल करते हुए नज़र आते हैं, वो दांत का वो हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है। और उसकी रूट्स जो होती हैं वो बोन के अंदर होती हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा। तो जो टाइटेनियम का जो इम्प्लांट होता है वो आपकी रूट्स का फॉर्म करता है और उसके ऊपर आप कोई भी दांत अच्छा सा आप लगवा सकते हैं, जैसे जरकोनियम लगवा सकते हैं। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया गोल्ड के और सिल्वर के दांत, वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके कोई वो नुकसानात नहीं होते? मतलब वो च्यू करने में हेल्प करते हैं आपको? बिल्कुल हेल्प करते हैं। देखिए, जैसे फैशन इंडस्ट्री के अंदर फैशन आता है, इसी तरह एक टाइम था जब लोग अपने आप को वेल ऑफ शो करने के लिए सोने के दांत लगवाते थे। हाँ। ठीक है, जैसे आप नेकलेस पहनती हैं, आप डायमंड्स पहनते हैं, लोग अपने दांतों के अंदर डायमंड्स लगवाया करते थे। एक टाइम ऐसा भी था जी, ऐसा भी टाइम था कि लोग अपने दांतों में और वे करते हैं। जो हम अगर हिस्ट्री में जाएं, अगर आप हिस्ट्री का आपने पढ़ो तो इजिप्शियंस जो थे वो अपने दांतों में सोने लगवाया करते थे। उसके बाद फिर लोग जो उसके बाद ग्रीक्स आए, उन्होंने भी अपने दांतों में सोना और चांदी, क्योंकि उस टाइम ये अमारत की निशानी थी। तो लोग अपने आप को अमीर शो करने के लिए और अपने आप को सेपरेट शो करने के लिए फैशन के लिए तौर पे ये यूज़ करते हैं गोल्ड और सिल्वर। अच्छा, ये जो दांत होते हैं गोल्ड और सिल्वर के जो लगाते हैं, कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं? अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जी, लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, इनमें कैटेगरीज होती हैं, टाइप्स होती हैं, क्वालिटीज़ के हवाले से? नहीं, क्वालिटीज़ देखें जो भी मटेरियल आता है उसकी जब बनाने की मैन्युफैक्चरेशन स्टार्ट होती है तो वो प्योरिटी उसकी वैसे रहती नहीं है। प्योर जो मेटल होता है, प्योर जो अलॉय होता है, उसके अंदर हम मिक्सचर बनाते हैं, अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। उस अलॉय के थ्रू हम दांतों की रिप्लेसमेंट करते हैं। तो उसमें उसकी फिनिशिंग के लिए हमें डिफरेंट उसमें करना पड़ता है, पूरा इसका प्रोसेस है। लेकिन अब आजकल लोग गोल्ड के दांत सिर्फ कुछ लोग ही लगवाते हैं जिनको शौक होता है। ज़्यादा लोग वो दांत लगवाते हैं जो टूथ कलर के साथ हों, ब्राइट हों और नेचुरल लगें और स्माइल करते हुए उनको बहुत खूबसूरत लगें। अच्छा, टीथ इम्प्लांट जो होता है वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है? देखिए, अब तो माशाल्लाह डेंटिस्ट्री इतनी अवेलेबल हो रही है कि आपको पेन का पता भी नहीं चलता। एक एनेस्थीसिया आता है, एनेस्थीसिया हम लगा देते हैं,
पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो सकता है घर जाने के बाद, हम उनको मेडिसिन दे देते हैं। अच्छा। हमारी मेडिकल एंड साइंस इतनी आगे जा चुकी है कि पेन बहुत कम होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। देखिए एवरी ट्रीटमेंट हैव अ साइड इफेक्ट्स। और दांतों का तो इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि आपको कुछ नजर नहीं अच्छा आता। हाँ, अगर किसी फॉर एग्जांपल जैसे कभी रूट कनाल किसी को दांत में पेन हुआ हो रूट कनाल से पहले, वो ज़्यादा होता है बनिस्बत के इम्प्लांट। अच्छा जी, वो पेन ज़्यादा होता है क्योंकि वो इन्फेक्शन होता है। इम्प्लांट का पेन उससे कंपैरेटिवली बहुत कम होता है और वो मैनेजेबल पेन होता है, और इम्प्लांट करते वक्त कोई ख़ास पेन नहीं होता। हाँ, इम्प्लांट करने के बाद 2 to 3 डेज़ थोड़ी सी डिस्कम्फर्टेबिलिटी फील होती है पेशेंट्स को। ठीक है। अच्छा, ये बताएगा कि टाइम कितना ज़्यादा लेता है, किस किस एज के लोग जो हैं इसको करवा सकते हैं? अच्छा देखिए, हम लोग मैं एक रिसर्च हम लोग कर रहे थे पिछले दिनों, अभी तक वो रिसर्च नहीं पब्लिश नहीं हुई, उसके ऊपर हम एक वर्कआउट कर रहे थे। तो उसमें ये था कि इम्प्लांट जो हैं वो हर उस पेशेंट में हो सकते हैं जो फिज़िकली तौर पे फिट है और हेल्थी है। पेशेंट की एज 80s में भी हो सकता है। ठीक, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच एज कि बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की डायबिटीज़ नहीं है, उनको कोई बोन डिजीज़ नहीं है, ठीक है, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है। क्या आप बोन असेसमेंट करते हैं इम्प्लांट से पहले? बिल्कुल, इम्प्लांट से असेसमेंट करते हैं। देखिए बहुत जगह पे असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। आज हम लोग ने मैं अभी जिक्र कर रहा था रिसर्च का, हमारे जो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और विटामिन डी और बोन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। तो पेशेंट्स को हम पहले एवेलुएट करते हैं कि इसमें इनकी बोन इस हेल्दी है कि हम अभी इम्प्लांट करें या इम्प्लांट कुछ अरसे के बाद करें। तो हम उनको पहले मैनेज करते हैं, इम्प्लांट्स को मैनेजमेंट करते हैं इम्प्लांट की, और उसमें देखते हैं कि बोन की हेल्थ कैसी है, और वो हम एवेलुएट करते हैं डिफरेंट टेस्ट करके। तो वो टेस्ट क्या क्या होते हैं? और मैं एक चीज़ ये भी पूछूंगी आपसे कि अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि हम कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जिससे कैल्शियम बनता है, लेकिन मज़ीद देखा जा रहा होता है कि उनके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट नहीं होते वो, बट इसी क्या वजूहत होती है? अच्छा देखिए, अब ये थोड़ा सा आपने बहुत एक बड़ा टॉपिक ना एक छोटे से सवाल में समेट दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसके वन पार्ट पे आते हैं कि बोन्स कैल्शियम ले रहे होते हैं और कैल्शियम बोन बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो रही होती हैं। लेकिन देखिए जब भी हम कैल्शियम ले रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं ना। बॉडी में कैल्शियम भी होनी चाहिए, विटामिन डी भी होनी चाहिए। अच्छा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो विटामिन डी जो है हमें मिलती नहीं है। विटामिन डी का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है ना वो सनलाइट है, और सनलाइट है, और एक्सपोजर टाइम जो है हमारा न्यू लाइफस्टाइल में वो सबसे कम है। तो एक्सपोजर लाइट जब कम है तो हमने ये स्टडीज़ में देखा है कि आजकल जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं न्यू बॉर्न, उनमें प्रॉब्लम है विटामिन डी का। उसके बाद माएँ जितनी भी हैं उनमें प्रॉब्लम है विटामिन डी का। और उसके बाद जो अच्छा पहले मेल्स में प्रॉब्लम कम होता था, अब क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी हो रही है कि हमारे नेचुरल लाइट के अंदर हमारा एक्सपोजर कम होता है, तो इस वजह से उनमें भी विटामिन डी की कमी हो रही है। तो इसलिए इम्प्लांट या फिर दांत जो हैं उसके अंदर एक मेजर कॉज ये है कि दांत जब फेल होंगे, बॉडी में कैल्शियम तो मिल रही होती है, लेकिन वो कैल्शियम को हार्ड होने के लिए जो बॉन्डिंग करने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो विटामिन डी होता है। ये आपको पता होगा। और बहुत अच्छा विटामिन डी जो है आपने देखा होगा आजकल डिफरेंट एनजीओज कैंपेन कर रही हैं कैल्शियम और विटामिन डी की, तो इसीलिए कर रही हैं कि फीमेल्स में, और प्लस अब तो हम ये देख रहे हैं बच्चों में और मेल्स के अंदर भी विटामिन डी की कमी है। और दांत हिलने का जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, देखें एक तरफ तो बहुत सारे फैक्टर्स मिल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ विटामिन डी कम हो रही है और दूसरी तरफ आपकी ओरल हाइजीन जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए आप मतलब आपका प्लस एंड माइनस जो है वो बढ़ता जा रहा है, आप और आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो एकदम इंक्रीज हो रहे हैं और प्लस पॉइंट्स आपके कम होते जा रहे हैं। तो ये सारे मिलके आपके टूथ लूजिंग और टूथ लॉस को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि डाउन साइड और अपसाइड डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर आप इस्तेमाल करते हैं, क्या ख़ास टेक्निक से आप वो करते हैं? जी बिल्कुल, उसके प्रोसेस होते हैं। डाउन साइड मतलब कि उसको इनसाइड करना हमें इम्प्लांट को, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट हमें बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे जो कितने टाइम में हो जाती है? देखिए इम्प्लांट इटसेल्फ अगर हम इम्प्लेसमेंट करें तो इम्प्लांट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इम्प्लांट की हीलिंग को टाइम ज़्यादा लगता है। हीलिंग को टाइम क्यों ज़्यादा लगता है? अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी किसी का फ्रैक्चर आपने कोई फैमिली में हुआ हो या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो बोन हीलिंग को उसको कहते हैं कि 4 वीक रेस्ट करें, 6 वीक रेस्ट करें। तो इसलिए क्या कहते हैं, बोन ग्रो आहिस्ता आहिस्ता करती है। कंपेयर करें हम सॉफ्ट टिश्यूज़ से, जो आपके स्किन के टिश्यूज़ होते हैं वो जल्दी हील कर जाते हैं, बोन हीलिंग थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पेशेंट की, उसकी हीलिंग जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है।
बच्चों में अच्छा, तो इम्प्लांट क्या होता है कि इम्प्लांट को जो एंगेजमेंट होती है वो ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती है, उसकी बोन के साथ ऑस्टियो इंटीग्रेट करता है वो ठीक है। मतलब बोन उसको अपना पार्ट समझती है, उसको अपने साथ मिक्स कर लेती है। तो उस टाइम को जब तक वो बोन उसको मिक्स करती है उस टाइम पीरियड को हम ये टाइम पीरियड रिक्वायर होता है हमें, जो मिनिमम होता है 2 से 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट की हेल्थ, और उसकी हम टेस्ट करवाते रहते हैं, हम अपनी सुपरविजन में उनको रखते हैं और उनका पूरा एक हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, उस पोर्टफोलियो को लेके हम चलते हैं। 3 मंथ्स तक हम पेशेंट के रूटीन चेकअप्स करते हैं। उन चेकअप्स के अंदर हम देखते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, उनकी CBC, उनके ब्लड, उनके सारे टेस्ट करवा के उनको फिर हम इम्प्लांट की फाइनलाइजेशन की तरफ करते हैं। अच्छा, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जो है उनको किन प्रोटोकॉल्स के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स दे आर वेरी सेंसिटिव और वो हर चीज़ को वो नॉर्मल नहीं होते किसी भी तरीके जी से। बिल्कुल। हाँ देखिए, सबसे पहले तो हम पेशेंट को ये इंश्योर करते हैं कि देखिए पेशेंट जो है वो हमारे साथ मतलब हमारे साथ जो हम ट्रीटमेंट लेके चलना चाह रहे हैं वो हमारे साथ तो है, क्योंकि पेशेंट्स कई दफ़ा आपसे कुछ बोल रहे होते हैं और पीछे जाके, तो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ वाले पेशेंट आमतौर पे ये करते हैं कि उनकी वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी तो हम तो खाते कुछ भी नहीं और हमारी शुगर जो है वो फिर आते हैं, तो फिर हम उनको पूरा एक चार्ट बनाते हैं, फूड ग्राफ बना के देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें लेनी है, आपने मिल्क का इस्तेमाल इतना करना है, ये आपने मेडिसिन हैं। उसके बाद हम उनको मॉनिटर करते हैं। कितने टाइम तक करते हैं मॉनिटर? अच्छा, हम पहले उनका सबसे पहले कराते हैं HbA1c, जिसमें हमें 3 मंथ्स की शुगर की लिस्ट आ जाती है। फिर हम फास्टिंग और रैंडम शुगर चेक करते हैं। अच्छा, जब उनकी हमारी लिमिट्स के अंदर आ रही होती है शुगर तो हम उसको मैनेज करते हैं, नहीं तो हम उनको कहते हैं कि जो भी आपका कंसल्टेंट डॉक्टर है डायबिटीज़ का, आप उनसे कंसल्ट करें और अपनी शुगर लेवल को नीचे लेकर आएँ। अच्छा, शुगर पेशेंट के अंदर इम्प्लांट प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर उनकी शुगर कंट्रोल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लांट बहुत सेफली हो सकता है। हाँ, अगर पेशेंट की अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर पेशेंट इंसुलिन पर है तो वो किस तरीके से तो कोई मसला नहीं? कोई मसला देखिए, हमें प्रॉब्लम होता है शुगर से होता है। अगर पेशेंट, मैं आपको तो यही कहना है, शुगर जितनी हम शुगर पेशेंट की शुगर को कंट्रोल करके लेके चलते हैं। हम HbA1c करवाते हैं 3 मंथ्स के लिए, फिर उसके सेकेंडरी हम उसके रैंडम करते हैं, फास्टिंग चेक करते हैं और पेशेंट को हम पूरा चार्ट देते हैं कि आपने अपनी शुगर मेंटेन करनी है। इंसुलिन और उस टैबलेट से इशू नहीं है। हाँ, पेशेंट जब तक अपनी शुगर कंट्रोल करेगा इम्प्लांट हो सकता है, सेफली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जहाँ से उसने अपनी क्रॉस की वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, हमारे लिए भी और पेशेंट के लिए भी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी डायबिटिक पेशेंट का आपके साथ एक कंसल्ट आपने उनको किया हो लेकिन वो आपकी बात नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे और आपने उनको कन्विंस कैसे किया कि भाई ये चीज़ आप करें, ये ना करें? क्योंकि अमूमन पेशेंट्स के बारे में ये बात कही जा रही होती है कि वो इतना दर्द में मुब्तला होते हैं कि वो बस अपनी बात कह रहे होते हैं, डॉक्टर की बात नहीं सुनते। देखिए, पेशेंट को हम पहले तो प्रॉज एंड प्रॉन्स बताते हैं कि ये देखिए नुकसानात ये हैं आपके लिए और फ़ायदा ये इन चीज़ों का है। जब वो नुकसान और फ़ायदा उनको बताते हैं तो उनको कहते हैं कि आप चूज़ करें कि आपने किस तरफ जाना है। इफ़ यू वांट हेल्दी लाइफ और आप हेल्दी लाइफ नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि हम उनको बताते हैं देखिए बेनिफिशरी वो हैं, एंड बेनिफिशरी वही हैं, हेल्थ उनकी कंप्रोमाइज़ हो रही है। हम उनको ड्रॉबैक्स बताते हैं, देखिए आज आपकी शुगर इंक्रीज़ है ना, आपका किडनी का प्रॉब्लम, टूथ का प्रॉब्लम, आईसाइट का प्रॉब्लम और आपके डिफरेंट स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं आपको, तो आपको मैनेज करना है। इंसुलिन लेना या टैबलेट्स लेना कोई वो नहीं है, आप अपनी एक्सरसाइज करें, इंसुलिन लें, टैबलेट्स लें और एक आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बहुत सारे लोगों को शुगर है और वो लास्ट 20 ईयर्स से हैं लेकिन वो माशाल्लाह बहुत हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। तो हम पेशेंट को उसकी शुगर के ऊपर और उसको कन्विंस करते हैं कि देखिए आप ये जो काम है या आप कर सकते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई और कुछ दे सकता है लेकिन जो एफर्ट आप अपने लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। तो पेशेंट को हम इस तरीके से एफर्ट लेकर आते हैं अपने लिए। अच्छा, टूथ एक्सट्रैक्शन के कितने टाइम बाद हम इम्प्लांट की तरफ जा सकते हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, टूथ एक्सट्रैक्शन टू टाइप्स की होती है। अगर हम अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर हम इमीडिएट इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं कि हमने दांत निकाला और उसी टाइम हमने उसके अंदर एक इम्प्लांट स्क्रू कर दिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, दांत निकालते हैं, उसकी रूट्स का साइज़ लेते हैं, उसका साइज़ के विड्थ लेते हैं, डाया लेते हैं और जितनी वो रूट होती है उसी साइज़ का हम इम्प्लांट उसके अंदर लगा देते हैं। मतलब उसने तो ये उसी टाइम हो जाता है? उसी टाइम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास तो एक गाइडलाइन है ना कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि एक दांत है उसकी लेंथ एक समथिंग लेंथ है, जैसे एमएम्स में होती है, 22 mm है, 18 mm है, 10 mm है और उसका जो डायामीटर है वो 6 mm का है या 4 mm का है। तो हम उसी साइज़ का, उसी की विड्थ नोट करके उसी दांत के साइज़ का इम्प्लांट हम वहाँ प्लेस कर देते हैं उससे,
और उसको जगह पे हो सकता है, लेकिन उसकी हीलिंग के लिए वही हमें टाइम पीरियड रिक्वायर होता है 2 to 3 मंथ्स। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें फ़ौरन इमीडिएट प्रोस्थेटिक भी चाहिए, जैसे मेरा दांत यहाँ निकला और मुझे बुरा लग रहा है, आप मेरा इम्प्लांट भी उसी टाइम करें और मेरा दांत भी उसी टाइम लगाएं, तो हम क्या करते हैं कि टूथ आर्टिफिशियल टूथ भी उसमें प्लेस कर देते हैं ताकि पेशेंट को जाने में मसला ना, विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर। और अब फ्यूचर में और भी ऐसे इम्प्लांट्स आ रहे हैं जो इमीडिएट रिस्टोरेशन के साथ भी आ रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट्स, और थोड़ा एक्सपेंसिव, वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो पाकिस्तान में इस वक्त कितनी टेक्निक्स नई आ चुकी हैं जिसके थ्रू आप इम्प्लांट्स को आपने वक्त के साथ साथ इजी बनाया, और आप कितनी टेक्निकल्स पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखिए हमारे पास लेटेस्ट एडवांसमेंट मशीन्स हैं हमारे पास। Okay. ठीक है, हमारे पास अब पहले यहाँ पे ओपीजी हुआ करता था, एक एक्सरे के थ्रू होता था, अब हमारे पास यहाँ पे सीबीसीटीज होते हैं, 3D जैसे सिटी स्कैन होता है ना 3D, हम अब इम्प्लांट्स करने से पहले 3D एक्सरे कराते हैं, जिसके 3D एक्सरे जिसके अंदर हम मैनेज करते हैं। जैसे एक सिटी स्कैन होता है, आम लोगों को पता होगा, सिटी स्कैन के अंदर जैसे एक पूरी पिक्चर आ जाती है, 3D पिक्चर आ जाती है, तो इसमें भी हम 3D पिक्चर कराते हैं। सीबीसीटी का मतलब ये कि बोन का हम सीबीसीटी करते हैं और बोन को हम पूरा उसमें मैनेज करते हैं, उसमें हम उसकी हर तरह से स्ट्रक्चर चेक करते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, बोन की कंडीशन कैसी है, बोन सॉफ्ट है, बोन हार्ड है, तो हम बगैर ट्रीटमेंट किए, ट्रीटमेंट से पहले ही हम सारी चीज़ें एवेल्यूएट कर लेते हैं ताकि हमें पेशेंट के साथ कोई डिस्कम्फर्ट फील ना हो। उसके बाद इम्प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले इम्प्लांट्स आते थे कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, जैसे टाइटेनियम बात की, अब टाइटेनियम इम्प्लांट्स के ऊपर बहुत सारी एडवांस कोटिंग्स आती हैं। अगर आपने कभी सुना हो नैनो पार्टिकल्स, बहुत आजकल काम हो रहा है नैनो पार्टिकल, अब इम्प्लांट्स के ऊपर भी नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग आ रही हैं। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो बहुत एक्सपेंसिव होता है उसको हम टाइटेनियम के ऊपर कोट कर देते हैं, चाहे जैसे हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल। एंड वो एक्सपेंसिव होता है? इम्प्लांट तो मतलब नॉर्मल इम्प्लांट से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एडवांसमेंट है ना। देखिए एक पहले कन्वेंशनल इम्प्लांट्स थे जो सिंपल टाइटेनियम के थे, अब उसी टाइटेनियम के अंदर हमने और ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी, उसके ऊपर हमने जो उसकी कोटिंग की वो ऐसी कोटिंग कर दी जो बोन की ही बनी होती है, बोन उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज करती है, और प्लस वो बोन की तरफ खुद ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मतलब बोन अपनी तरफ उसको ग्रोथ करती है, उसको मटेरियल प्रोवाइड करती है कि ग्रोथ ज़्यादा हो। हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स की प्लाज्मा लेयरिंग आती है, ऐसे एक्टिविटी लेयरिंग्स आती हैं जो सारे उसके ऊपर कोटिंग की होती है इम्प्लांट्स की, और ये सारे नैनो पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की लहर इस वक्त जो है दोबारा आने वाली है, इससे पहले भी आई है, तो यकीनन आपके अपॉइंटमेंट्स लोगों ने लिए हुए होंगे, ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा, लेकिन एकदम से जब कोरोना वायरस आया तो फिर उसने काफ़ी ज़्यादा माहौल को डिस्टर्ब कर दिया, तो उस टाइम और उस टाइम से पहले जो पेशेंट्स आपके अंडर ऑब्जर्वेशन थे, जिनको आप ट्रीट कर रहे थे, तो कोरोना की वजह से चीज़ें महदूद हो गई, तो आपने उनको डील केटर किस तरीके से किया? पेशेंट हम लोग तो अवेलेबल थे, एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स के लिए अवेलेबल थे, हमारे पास प्रॉपर जितनी जो प्रोटोकॉल्स थे हम सारे फॉलो कर रहे थे एसओपीज़ के अकॉर्डिंगली। हमारे पास सारी जो भी एडवांसमेंट जो पीपीज़ थी, और हमारे पास रेस्पिरेटर से लेकर जो एक नॉर्मल वार्ड में या कोरोना वार्ड में चीज़ें थी वही चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी। अब ठीक है, उसके बाद सब सेकेंडरी हम टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट थे पेशेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू, और हमने उनको पूरी जो भी डिटेल होती थी पेशेंट को हम कहते थे कि अगर आप आ सकते हैं तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें विजिट्स का टाइम बढ़ा देते थे। जिनका दांत का दर्द बढ़ गया था उनको फ़ोन पे कैसे समझाया आपने? जी बिल्कुल ऐसे, उनको पहले तो मेडिसिन देते थे, अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम अपॉइंटमेंट्स बड़ी डिफरेंट अमाउंट रखे थे, क्योंकि उस टाइम रिसर्च जब कोविड-19 शुरू में आया तो उसकी रिसर्च जो थी उसके टाइम पीरियड इज़ नॉट वेल डिफाइंड कि इसका वायरस कितना अर्सा चलता है, कितना इसका लाइफ स्पैन है। जब ये क्लियर हुआ तो हमने अपॉइंटमेंट्स शुरू में 12 आवर्स के बाद अपॉइंटमेंट्स दी, या 24 आवर्स में 1 या 2 पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट देते, ताकि हमें पहले सुनने को मिला था कि प्लास्टिक सरफेस पे जो कोविड जो है, इसका वायरस जो है कोविड-19 का, ये 12 आवर टू 48 आवर्स के अंदर डेड हो जाता है। तो हम पेशेंट्स को, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट होता था तो हम उसको 24 टू 48 आवर्स के बाद की अपॉइंटमेंट देते थे, मतलब 8 दिन में 1 पेशेंट ही हम देखते थे, बाकी पेशेंट्स को हम नहीं डील करते थे। सही। लेकिन विद टाइम हमें जब पता चला कि हम इसको क्लीन कर सकते हैं, हमारे पास नेचुरल सनलाइट के अंदर इसकी डेथ हो जाता है, इसकी लाइफ कम है, तो फिर हमने उसके लिए अकॉर्डिंगली हमने उसके हिसाब से अपने पेशेंट्स को प्लान किया। अच्छा, जब आप डेंटल इम्प्लांट सर्जरी करते हैं तो हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें गुरेज करना चाहिए जिससे हमारे दांतों को तकलीफ़ ना हो और जो सर्जरी है वो डिस्टर्ब ना हो? देखिए हम पेशेंट्स को उनसे कहते हैं कि जो आपकी हैबिट्स हैं उनको ब्रेक करें। क्या हैबिट्स? जैसे स्मोकिंग,
ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ें जो गैर मशरूबात, ठीक है। थर्ड, कोई जैसे पान गुटखा छालिया, इनसे मना किया जाता है। ये मेजर 3-4 चीज़ें जिनसे हम मना करते हैं, अदरवाइज़ बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। खाना खाने से, फूड से, हाँ खाना खाने के लिए उनको ये कहते हैं कि फूड इन्फेक्शन ना हो, फूड वहाँ पे जाके रुके नहीं, आप उसको क्लीनिंग करें, पार्ट को क्लीन रखें। कोई ज़ख्म जो भी होता है ना, उसको क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। डेंटल इम्प्लांट जो है वो रिमूव हो जाता है या काफ़ी टाइम तक वो रहता है? डेंटल इम्प्लांट्स देखें, जो हमारे पास रिसर्च है, डेंटल इम्प्लांट्स आए थे जो मोस्ट कॉमन ये 90s के अंदर डेवलप हुए थे, ठीक है। कॉमन ये हुए हैं 2000 के अंदर। इम्प्लांट्स तो बहुत पहले के थे। डेंटल इम्प्लांट्स जो थे वो जो कमर्शियल तौर पे और जो क्लिनिकल में आने लगे वो 90s के अंदर अवेलेबल होना शुरू हो गया, अमेरिका और यूएसए के अंदर। उसके बाद ये 2000 के अंदर पाकिस्तान में भी कॉमन है। अब तो माशाल्लाह ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट है, लोगों को, आम लोगों को भी पता है डेंटल इम्प्लांट्स का। तो इसका लाइफ स्पैन अगर आप उसकी वेल केयर करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक दांत है आपका और उस दांत को आप क्लीन करते हैं, प्रॉपर सफाई रखते हैं, इसी तरह एक डेंटल इम्प्लांट की भी क्लीनिंग और प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आपका स्टार्ट होता है तो वो जैसे दांत लूज़ होकर ख़राब हो सकता है, इस तरह डेंटल इम्प्लांट भी लूज़ होकर ख़राब हो सकता है। लेकिन इसकी लाइफ, मिनिमम लाइफ जो है वो 10 to 15 ईयर्स है। मिनिमम लाइफ 10 to 15 ईयर्स है। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैद मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि भाई डेंटल इम्प्लांट बहुत ज़रूरी है, कॉमन हो चुका है। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।